नमस्कार मित्रों, कथा निधि चैनल पर आज हम सुनने वाले हैं हिंदी की प्रख्यात लेखिका चित्रा मुद्गल की लिखी हुई कहानी फातिमा बाई कोठे पर ही नहीं रहती। तो चलिए सुनते हैं कहानी। उसे लगा कि बरसों पुराने घिसन से घिसनी हो आई लकड़ी की सीढ़ियों से रपटन हो रही है। पैर सावधानी से जमा जमा कर नहीं रखे और बाई तरफ जो ढबढबाते अंधेरे में काली चादर से तनी दीवार है, उस पर टेक के लिए पंजा नहीं जमाया तो निश्चित ही किसी भी क्षण दुर्घटना से उसकी मुठभेड़ हो सकती है। दीवार के पंजा छूते ही एक लिसलिसी चिकनाहट हथेलियों को भेदती पूरे शरीर में सिहर गई। मन एक बार घिना गया। न जाने कितनी और कैसी कैसी हथेलियां टेक की खातिर इन दीवारों से चिपकी होंगी। और उसे टॉर्च ले आना चाहिए था साथ, लेकिन उसे क्या पता था कि इतनी खस्ताहाल सीढ़ियों और हिकाते अंधेरे से उसका पाला पड़ेगा। मैं अपन साथ में टॉर्च लाना भूल गया। दिन पाली में जरूरत भी नहीं पड़ती ना। कुछ एक सीढ़ियां उससे ऊपर अभ्यस्त अंदाज में चढ़ते हवलदार पवार ने उसकी परेशानी भांपते हुए संकोच पूर्वक सफाई दी। हवलदार पवार की बात सुनकर उसने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। यहाँ तक आने का निश्चय ही अपने आप में एक ललकारती चुनौती थी। वह चाहती तो कुछ एक खोजी पत्रकारों के लेखों और विश्लेषणों के आधार पर बड़ी आसानी से देह व्यापार की दुनिया अपने इर्द गिर्द बुन लेती और उसकी रिपोर्टिंग तैयार हो जाती। मगर क्या वह दूसरे के गढ़े आईनों में मनुष्यता के देह पर कोड़ सदृश गल रही इन विद्रुप सच्चाइयों के वास्तविक चेहरे टटोल पाएगी? खर्र! अचानक अंधेरे में माचिस की तीली सुलगी। पीली कांपती लौ में क्षणांश उजी आई सीढ़ियां। पता नहीं कैसे उसकी असुविधा का यह समाधान हवलदार पवार को सहसा ही सूझ आया। उसे अच्छा लगा। एक तीली बुझती कि तुरंत पवार दूसरी सुलगा के उसके सामने कर देता। हमें कोई आपत्ति नहीं, आप जाना ही चाहती है तो एक हवलदार संग किए देते हैं। वह आपको रेड लाइट एरिया का कुछ हिस्सा दिखा देगा। पुलिस उपायुक्त श्री श्याम सुंदर सिन्हा ने उसके मनोभाव की दृढ़ता तोलते हुए कहा। उनकी अभावग्रस्त जिंदगी वाकई नरक है, नरक। आप चाहे तो एक आध औरत को हम यहीं बुलवाकर आपसे मुलाकात करवाए देते हैं। इतने से काम चल जाता तो आपके पास आने की जरूरत न पड़ती। कटाक्ष उसके स्वर में स्पष्ट हो आया था। अभी अपन आ गए। चौथे माले की सीढ़ियां का एक घुमावदार मोड़ मुड़ते ही प्रसन्न चित्त पवार का स्वर उसे भी उत्फुल्ल कर गया। फातिमा बाई 25 नंबर में रहती है। पवार का प्रसन्न होना स्वाभाविक लग रहा था कि वे वस्तुतः किसी दुर्गम गुफा को पार कर गंतव्य तक पहुंचने पाने में सफल हुए हैं। सीढ़ियों लगा एक लंबा सहन था जिसके चारों ओर चाल नुमा खोलियां फैली हुई थी। उसे अंदाज हो आया। इन्हीं खोलियों की पिछली दीवारों पर खिड़कियां सड़क की ओर खुलती हैं। लड़कियां उत्तेजक भाव भंगिमाओं में वहां खड़ी होकर ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करती हुई दिखती हैं। यहाँ से पवार ने गलियारे में प्रवेश करने से पहले उसे ठहरने का संकेत किया। मैडम, मैं जरा फातिमा बाई का पता लगा के आता। मिनट भर भी नहीं गुजरा होगा कि वह मुस्कुराता हुआ उसके पास आ खड़ा हुआ। फातिमा बाई जग गई हैं। चिकट पर्दे को एक और सरकाते ही पलंग पर से जैसे किसी औंधे घड़े ने गर्दन उठाई हो। आओ पवार, सुबह सुबह कैसे तकलीफ की? समझ गई कि सवाल पवार के बहाने उससे ही किया गया। पवार तो उनसे मिनट भर पहले ही मिलकर गया है। उद्देश्य भी उसने जरूर स्पष्ट कर ही दिया होगा। अतः उसी ने उत्तर दिया, अपनी कुछ लड़कियों से बात करवा देंगी? फातिमा बाई की सुरमा लिपि मिचमिची आंखों ने दाहिनी भौं चढ़ाकर पवार को साभिप्राय देखा। करवाना ही पड़ेगा, मगर एक बात बता दूं आपको, यहाँ गैर कानूनी धंधा नहीं होता। हम लड़की बाद में लाते, लाइसेंस पहले बनवा लेते। फिर बिस्तर पर से उतरते हुए उसने उसे कुर्सी पर बैठने का आग्रह किया और ताना मारने के स्वर में कहने लगी, बोलो मेम साहब, ये पुलिस वाले तो सुबह शाम अपनी हाजिरी लेते ही हैं, अब अखबार वाले भी चक्कर लगाने को लगे हैं। बाकी सब तो खैरियत है, पर मैं बोलती कि कुछ इसके बारे में भी आप लोग लिखिए कि सरकार हमारी इमारतें भी थोड़ा दुरुस्त कराए। पानी हफ्ते हफ्ते ऊपर नहीं चढ़ता, संडास भर रहे हैं, टूटे पाइप से अक्खा दिन मेला रिश्ता रहता है, बदबू के मारे गिराक ऊपर नहीं चढ़ता, धंधे का खोटी कैसे सहन करे? आप ही बोलो।
शिकायत करते करते अचानक फातिमा बाई को चेत आया कि अपना दुखड़ा रोने के पीछे अब तक उन्होंने उसकी आव भगत का कोई उपक्रम नहीं किया। फौरन आवाज देकर एक छोकरे को पास बुलाकर गुर्राए हुए स्वर में आदेश देती बोली, लौंडे जा फटाफट लिम्का की 2 ठंडी बोतलें ले आ। लड़के को भेज एक सायास विनम्र मुस्कुराहट उछालती वे उसकी ओर पलटी। अब भी बुलाती छोकरियों को। बुलाती क्यों है, वहीं चलकर मिलवा दीजिए जहां वे रह रही हैं। उसका अभिप्राय भांप कर फातिमा बाई क्षणांश विचारमग्न हुई, फिर सहज होकर बोली, ठीक है चलिए। फिर उसने उठते हुए हवलदार पवार को संकेत से वहीं ठहरने का इशारा किया और स्वयं फातिमा बाई के पीछे हो ली। ये बड़ा खोली है, इसमें 4 छोकरी एक साथ रहती है। सबको क्लास के मुताबिक रखते हैं, हमारे पास अच्छे ग्राहक भी आते हैं ना। जागा तो आपने देखा कितना गंदा है, सरकार बोलती जास्ती कुछ करने के नाम पर इल्ले। हमने कई दफे लिख के भेजा भी कि सरकार को हमारे वास्ते किधर भी एक अच्छा कॉलोनी बना के देना मांगता, हम कोई भेड़ बकरी तो नहीं। आगे बढ़ती बढ़ती ससा एक खोली के सामने फातिमा बाई रुक गई। दरवाजे के पास पड़ा चिकट पर्दा एक और सरकाकर भीतर झांकती अचानक चीखी, उठने को नहीं भी, बहुत हरामी है ये छोकरी लोग, सीधे बोलने से सिर चढ़ते हैं। उसके कान गर्म हो उठे। लड़कियां सचमुच सोकर उठी ही थी, उनके चेहरों पर रात का अंधेरा बदरंग धब्बों से पुता हुआ था। ये जरीना, ये रेशमा, ये केतकी और ये शहनाज। शहनाज नेपाली है। उनके परिचय के बाद वे उन्हें उसका परिचय देती बोली, ये मेम अखबार में तुम्हारा बातचीत लिखेंगी, इनको जो पूछे तो साफ साफ बोलना। वह संकेतों की चतुराई भांप गई। लड़कियों के लिए स्पष्ट चेतावनी थी कि जो भी बोलना सोच समझकर बोलना, वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। वह बिस्तर पर बैठती सकुचाई तो केतकी ने अपने गोद के बच्चे को सिरहाने लेटाते हुए व्यंग कसा, गिराई को हम इधर नहीं निपटाते, आराम से बैठिए। वह कटकर रह गई। फातिमा बाई थोड़ी हड़बड़ी में दिखी, आप बात करो, मैं अभी आई। फातिमा बाई के खोली के बाहर होते ही एकाएक वातावरण दबाव मुक्त हो गया। उसे यही दुविधा सता रही थी कि अगर उनके बीच फातिमा बाई डटी रही तो वह न उनसे खुलकर मिल पाएगी और न ही बात हो पाएगी। लड़कियों के तो सहज होने का प्रश्न ही नहीं उठता। रेशमा ने बताया कि वह बेहद गरीब घर की लड़की थी, यहाँ तक कि 2-2 दिन हो जाते रोटी का मुंह देखे। सौतेली अम्मी के पहले मर्द से 4 बच्चे थे, 3 हम। गुजर हो तो कैसे। एक रोज अम्मी बोली कि चल तुझे काम पर लगाना है। काम कुछ नहीं है, फकत एक बूढ़ा बुढ़िया को पानी वानी देते रहना है। बुढ़िया तो ठीक थी, मगर जैसे ही वह घर से बाहर जाती बूढ़ा उससे फ्रॉक उतार देने को कहता। अम्मी को बताया पर उल्टा वे उसे ही धांधने लगी कि खबरदार जो वह काम छोड़कर आई और किसी से उसने इस बात की चर्चा की। अम्मी ने ही सिखलाया कि आइंदा जब वह बूढ़ा उससे फ्रॉक उतारने को कहे तो मचल जाना कि पहले हाथ में कुछ रुपए रखे। दिन बीतते रहे, लेकिन एक दिन उसे महसूस हुआ कि पैसे अम्मी के हाथ में रखने के बावजूद उसके लिए रोटी बचती नहीं। उन्हीं दिनों वह फ्लैट की अन्य नौकरानियों के संपर्क में आई। उन्होंने उसकी भेंट एक फ्लैट की मालकिन से करवाई, जो दलाली लेकर लड़कियों से धंधा करवाती थी। फिर वहीं से फातिमा बाई से भेंट हुई। तब से यहीं पर है। जिस घोर नरक को मंझाती वह यहाँ तक पहुंची थी, तसल्ली इस बात की है कि यहाँ वे मुखौटे नहीं है जो अम्मी और अब्बा की पाक सूरत के आड़ में नीच कर्म को विवश करते थे। मान लो तुम्हें कल एक बेहतर सामाजिक जिंदगी जीने का आश्वासन मिले तो क्या यह जगह छोड़ सकोगी? उसने उद्वेलित स्वर में रेशमा से सवाल किया। नहीं, एक निश्वास उसकी ओर उछला। उसके चेहरे पर विस्मय रेंग आया। रेशमा की आवाज उसे किसी गहरे कुएं से आती प्रतीत हुई। बेहतर जिंदगी, अच्छी जगह, साफ सुथरे कपड़े, क्या यही बेहतर जिंदगी की उम्मीदें हैं? क्या साफ सुथरे कपड़ों के नीचे मर्द के हाथ औरत का जिस्म टिटोलने से ठिठकते हैं? यहाँ अपने भरोसे में ज्यादा सुरक्षित और सुखी हूँ। हरामजादी डायलॉग मारती, हाँ झूठ बोलती, झूठ। अचानक केतकी गुस्से में बिफरती उस पर झपटी। वह केतकी के इस अप्रत्याशित हमले से हतप्रभ रह गई। अन्य लड़कियों ने उसे इस अभद्र हरकत के लिए लताड़ा, फिर समझा बुझाकर शांत किया, मगर केतकी का आक्रोश शांत नहीं हुआ।
वह रेशमा को चुनौती देती सी बोली, सुख की बात करती, इधर सुखी है? ऐसे बोलती है जैसे इधर आने वाले राजा राम के अवतार है। अरे कोई निकल के जाना भी चाहे तो कैसे पांव उठा सकती? खाल उधड़ के भूसा नहीं भर देंगे? दिखाओ, दिखाओ इस नरक के सड़न को। देख। उसने आंचल हटाकर अपने ब्लाउज के बटन चट चट खोल दिए। उसके मातृत्व से भरे भरे उघड़े स्तन नील और खरोचों से क्षत विक्षत बाहर लटक आए। पीड़ा से सहर कर उसने आंखें मीच ली। उफ तक शर्म से होठों पर आने से पहले ही घुट गई। केतकी पर तो जैसे उन्माद तारी हो उठा। वह भूल ही गई कि भले ही इस क्षण फातिमा बाई खोली में मौजूद नहीं है, किंतु उसकी उद्दंडता की खबर उनसे छिपी ना रहेगी। मगर वह किसी भी आतंक और दबाव से निर्भय होकर बताने लगी कि अभी उसकी जचकी हुए 3रा महीना भी पूरा नहीं हुआ है कि निर्दयी फातिमा बाई ने उसे धंधे के लिए विवश कर दिया। उसका एक चहेता ग्राहक है, भट्टी चलाने वाला जोसफ। लगभग हर रात वह धुत होकर उसके पास पहुंचता है, रात गुजारता है। वह तो कोई बात नहीं, मगर जिस नृशंसता और कामुकता से वह उसकी देह से खिलवाड़ करता है, उसकी गवाह ये छातियां हैं। और तो और हरामखोर छातियां चूस। वह तड़प कर रह जाती है, चिरौरी करती है, गिड़गिड़ाती है, अपने दूधमय बच्चों का वास्ता देती है, लेकिन वह एक नहीं सुनता। जब तक स्वयं बिस्तर नहीं छोड़ देता, उसे भी नहीं हिलने देता। सुबह जब वह अपने बच्चे के पास पहुंचती है, बच्चा निचुड़ी छातियों से मोहने लगाता। फातिमा बाई से कितनी दफे रोई है, पर वो उल्टे ही घुड़क देती हैं कि एक रात के 15 रुपल्ली थमाता है जो सब। उसके जैसी एक बच्चे की अम्मा को तो कोई टके को ना पूछे। और बच्चा रात भर उसका दूध नहीं चिंचोरेगा तो क्या उसके प्राण निकल जाएंगे? पूरे 3.5 महीने महारानी ने खटिया तोड़ी है, नुकसान कौन भरेगा? केतकी की तरल आंखें प्रश्नों की बौछार करती सीधे उस पर टिक गई। पुतलियों के चारों ओर झल झल करता गहरा नीला वृत्त मानो किसी लपलपाते अग्निगोलों में परिवर्तित हो उठा। एक क्षण को उसे लगा कि इन पुतलियों से वह परिचित है। नीले वृत्त से घिरी पुतली जो आम आंखों से अपने को अलग खड़ा कर लेती है, अलग से याद भी रहती है। मगर कहाँ देखा है इन्हें? कब देखा है? शायद उसे भ्रम हो रहा है। केतकी से कहीं मिलना संभव भी कैसे हो सकता है? मगर नहीं। दोबारा दृष्टि टकराई तो फिर यही एहसास कौन बनाया है परिचय। मस्तिष्क को खंगालना शुरू किया तो जैसा बिजली सा एक किशोर चेहरा मानस पट पर कौंधा। एक नाम होठों पर कुनमुनाया, शैला। शैला। केतकी चौंक गई, जलती आंखें झुकाकर फर्श को रेतने लगी। क्या मैं केतकी से अकेले? उसने आग्रह किया तो तीनों लड़कियां उठकर खोली से बाहर हो गई। उसके बीच चुप्पी शब्द खोजने लगी। एक एक सेकंड महीने दर महीने की लंबाई फलांगता हुआ पीछे लौट रहा है। 8 साल पीछे। वह पंजाब मेल की यात्रा थी। वह ग्वालियर से अपनी बीमार छोटी बहन को देखकर मुंबई लौट रही थी। आरक्षण न होने पाने पर उसे महिलाओं के चालू डिब्बे में बहनोई ने इस आश्वासन के साथ दाखिल करा दिया था कि इस ठूसम ठूस से घबराने की कोई बात नहीं है। झांसी आते ही डिब्बा खाली हो जाएगा। और हुआ भी वैसा ही। झांसी पर लगभग आधा डिब्बा खाली हो गया। अच्छी तरह से बैठने की जगह ही नहीं मिल गई। अभी तो ऊपर वाली बर्थ पर उसने तुरंत अपना बिस्तर खोलकर सोने की सुविधा भी जुटा ली। झांसी से जैसे ही गाड़ी आगे सरकी, अचानक टिकट चेकर ने प्रकट होकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। उसकी सीट के निकट पहुंचकर उसने भौहें उछालकर टिकट दिखाने का इशारा किया। उसने टिकट आगे बढ़ा दिया। लड़की का? कौन लड़की? यह लड़की आपके साथ नहीं है क्या? उसने इंगित लड़की की ओर दृष्टि घुमाई। अरे यह तो वही लड़की थी जिसके साथ वह पिछले रास्ते मजे से गप्पे मारती चली आ रही थी। इसी भ्रम में कि वह सामने वाली थुलथुल महिला यात्री की अपनी बेटी है। उसने मना कर दिया कि यह लड़की उसके साथ नहीं है। मगर यह तो कहती कि यह आपके साथ है। उसने पाया कि गाड़ी की तेज रफ्तार से ऊँघ रही आसपास की मुंदी दृष्टियां अचानक चौकन्नी होकर उस पर टिक गई। वह खींच गई। अच्छा लफड़ा है। मगर अपने को संयत रखकर बोली, जनाब मेरा परिचय तो इस लड़की से डिब्बे में ही हुआ है।
इसके कहने से क्या होता है? सोचने की बात है, अगर यह मेरे साथ होती तो जब मैं अपना टिकट खरीद सकती हूँ तो इसका नहीं। उसका झुंझलाना था कि लड़की आहिस्ता से उसके निकट आ बैठी और सहमे चेहरे से बोली, प्लीज आंटी, प्लीज कह दीजिए ना कि मैं आपके साथ हूँ, नहीं तो यह मुझे उतार देगा। कैसे कह दूं? तुम्हारे पास टिकट तो है नहीं, उसने खींच कर कहा था। प्रत्युत्तर में लड़की ने गर्दन झुका ली। सफर में क्या कोई तुम्हारे साथ है? उसने इनकार में सिर हिलाया। तो आप मेरा मुंबई तक का टिकट ले दीजिए, स्टेशन पर मुझे लेने मेरे अंकल आएंगे ही, मैं आपके पैसे दिलवा दूंगी। उसका स्वर रुंध आया। यह पूछने पर कि उसके साथ हुआ क्या, लड़की ने बताया कि भीड़ में किसी ने उसका बटुआ मार दिया है। बटुए में ही टिकट था, थोड़े पैसे थे और पता भी था। मुंबई में किधर रहते अंकल? वर्ली में। पता क्या है? मालूम नहीं। मान लो स्टेशन पर तुम्हारे अंकल नहीं पहुंचे तो तुम घर कैसे पहुंच पाओगी? अंकल को बाबूजी ने पहले ही तार कर दिया है। काम कहाँ करते हैं? ग्लेक्सो लेबोरेटरीज में। तब तो अंकल का पता लगाना मुश्किल नहीं होगा। वह उधेड़ बुन में पड़ गई कि क्या करे। यात्राएं अब निरापद नहीं रही और यह भी अविश्वास लायक बात नहीं है कि तकरीबन 14-15 साल की लड़की गाड़ी में अकेले यात्रा बिल्कुल नहीं कर सकती। ऐसा तो नहीं हो सकता। पिछले दिनों ही अपनी 8 वर्षीय भतीजी को उन्होंने एयर इंडिया के विमान द्वारा अकेले लंदन भेजा है। भाई भाभी पहले ही रवाना हो चुके थे। लड़की देखने सुनने पहनावे उड़ाने से तो भले घर की प्रतीत हो रही है। अगर उसकी वह मदद नहीं करती और टिकट चेकर उसे शेष यात्रा नहीं करने देता तो निश्चय ही स्टेशन पर उसे लिवाने आए अंकल दुश्चिंता में पड़ जाएंगे। उधर घर वाले परेशान होंगे सो अलग। क्या फर्क पड़ता है 70-80 रुपयों में? ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना कि पैसे वापस नहीं मिलेंगे, जिसकी की संभावना कम है। अंकल ग्लैक्सो में काम करते हैं, अच्छी स्थिति में ही होंगे, और नहीं भी मिले तो कौन सा आंटी से हाथ ही निकल जाएगा। सोच लेगी कि खाने पीने में खर्च हो गए। उसने देखा कि लड़की की भयभीत दृष्टि टिकट चेकर की पीठ पर लगी हुई है। लग रहा है कि पीठ जैसे ही इस ओर मुड़ेगी उसका दम निकल जाएगा। करुणा उमड़ पड़ी उसके मन में। उसने हौले से उसके कंधे थपथपाए। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे टिकट के पैसे भर दूंगी। लड़की ने पल भर को उसे अविश्वास से देखा, फिर विभोर होकर उसके कंधे से अपना सिर टिकाकर कृतज्ञता व्यक्त की। मगर तभी निरपेक्ष खामोशी से उनकी बातचीत सुन रही सामने थुलथुल महिला एकाएक जैसे नींद से जागी और सयानों से सीख देती बोली, कहाँ फंस रही है बहन जी, आप तो पढ़ी लिखी हैं। दिमाग लड़ाइए कि इसके माँ बाप ने अगर इसे अकेला ही भेजना होता तो चालू डिब्बे में बैठा देते छोरी को, साथ खाना पीना न बांधते, कपड़ा लत्ता न देते। थुलथुल महिला के दखल देती ही एकाएक वातावरण चैतन्य हो उठा। ठीक कह रही है। सामने वाली सीट पर घुटने पर घुटना चढ़ाए बैठी महिला ने उनका समर्थन किया। अभी आधा घंटा पहले की बात है, मैंने इससे पूछा था कि बेटी कहाँ से चढ़ी तो बोली दिल्ली से। किसके साथ हो तो कहने लगी आंटी बाबूजी मर्दाना डिब्बे में बैठे। अब किस बात का विश्वास करे? फिर सहसा सतर्क मुद्रा बनाकर उसकी ओर झुकती हुई कुछ इस अंदाज में फुसफुसाई कि आसपास के सभी लोग सुन ले। अखबार में पढ़ा ही होगा आपने, पिछले दिनों ललितपुर में जो डकैती पड़ी थी उसमें सबसे पहले एक छोरी ने ही चिरौरी विनती करके डिब्बे का दरवाजा खुलवाया था। पीछे ग्वालों के वेश में धड़धड़ाते हुए डाकू डिब्बे में घुसाए थे। क्या पता इसके साथ भी कोई टोली होवे। रात तो अभी पड़ेगी। आप टिकट विकेट के फेर में ना पड़ो, टिकट तो हम भी लेकर देवे, मगर इसकी तो गारंटी होवे कि जो बोल रही है सही बोले। ऊपर से ये जनाना डब्बा, जनानी नंगी तो रहे नहीं, सभी ने कुछ न कुछ पहन ओढ़ रखा है। उसने प्रतिवाद किया, होने को तो कुछ भी हो सकता है, मगर जानबूझकर एक बच्ची को मुसीबत में छोड़ देना, और अगर सब मुसीबत में पड़ गए तो? थुलथिल देह ने नथुने फुलाकर कपाल पर भौएं चढ़ाई। पढ़ सकते हैं जी, जरूर पढ़ सकते हैं। एक और ने अपनी हथेली पर हथेली पटक कर शर्त सी बनी, हमें टिकट चेकर पर भरोसा करना चाहिए। वह तो मिनटों में अता-पता उगलवा कर इसे इसके माँ बाप के सुपुर्द कर देगा। कोई ऊंच नीच मामला होगा वह भी निपटाएगा। सरकारी जिम्मेदारी है, कोई मजाक है? फिर लड़की को संदेह भरी नजरों से घूरती हुई बोली, जरा गौर कीजिए, लड़की अच्छे नए नक्श की है,
हो सकता है सिनेमा विनेमा के चक्कर में घर से भागी हो। कहीं माँ बाप ने आप पर बरगलाने का आरोप ठोक दिया तो सफाई देते नहीं बनेगी। पुलिस कचहरी में परली बहन जी गलत नहीं कह रही है। बटुआ गुम हो गया सो माना, पर साथ का सामान कहाँ गायब हो गया। वे एक पल के लिए जैसे सांस लेने को ठहरे, फिर अपने तर्कों के प्रमाण में मनोहर कहानियां का ताजा अंक उसके सामने खोलती हुई बोली, यह देखिए हूबहू ऐसा ही केस। एक डॉक्टर की खूबसूरत बीवी फिल्मों के चक्कर में भागकर मुंबई पहुंची। मुंबई में बाल बच्चे वाले जिस महिला ने उसे अपने घर में आसरा दिया, उसके पति ने उसी पर जालसाजी का मुकदमा ठोक दिया। औरत पुलिस की आए दिन होने वाले पूछताछ और अखबारों में उछले नाम की वजह से पुलिस के नाम एक खत लिखकर खटमल मारने वाली दवा पीकर हमेशा के लिए सो गई। वह चारों ओर से निरंतर बढ़ रहे दबाव को झेलती आखिर परास्त हो गई। तर्क अपनी जगह थे। जनमत लड़की को टिकट चेकर को सौंप देने के पक्ष में था। उसे वही करना चाहिए। यह सही है कि जानबूझकर संकट न्योतना बुद्धिमानी की बात नहीं होगी। उस लड़की के पीछे, जिसके बारे में वह स्वयं भी आश्वस्त नहीं है कि वह वास्तव में सच बोल रही है या झूठ, व्यावहारिक यही है कि झंझट में पड़ना फिजूल है। टिकट चेकर पर उसे भी भरोसा करना चाहिए। उसे समय नहीं लगेगा। अभिभावकों से संपर्क कर। उसने फौरन दुविधा झटक कर अंतर्द्वंद के कपाट बंद कर दिए और चेहरे पर सख्त अपरिचित भाव ओढ़कर उस महिला पत्रिका में अपने को तल्लीन कर लिया, जिसमें आदिवासी महिलाओं के बीच प्रगति कर रहे साक्षरता अभियान को उसने अपने एक खोजपूर्ण लंबे विवेचनात्मक लेख में बड़ी गहराई से रेखांकित किया था। फातिमा बाई के द्वारा भिजवाया गया लिम्का वह आधा भी नहीं पी पाई थी। छोटे छोटे घूंट जैसे दीर्घ असमंजस बनकर उन दोनों के मध्य एक विशाल शून्य वृत्त खींच रहे थे, जिसके एक छोर पर शैला है और दूसरे पर वह शैला को देख नहीं रही, किंतु अनुभूत कर रही है कि वह शिथिल हाथों से अपने अब तक खुले पड़े ब्लाउज के बटन लगा रही है। केतकी को प्रश्नोत्तर से जोड़ना मुश्किल न था, मगर शैला के सामने उसकी हतप्रभ वाक शक्ति संवाद के लिए जैसे मनोबल जुटा रही है। कोशिश कर इतना ही पूछ पाई, तुमने मुझे पहचान लिया? निशब्द शैला ने स्वीकृति में सिर हिलाया। तो तुम्हारा संबंध वाकई गलत लोगों के साथ था? नहीं, फिर यहाँ कैसे? आपकी कृपा से। मेरी? उसने अविश्वास और अचरज से शैला को देखा। जी आप ही की। शैला का आहत तिक्त स्वर अनायास भर्रा गया। आप अगर उस दिन मुझे अपने साथ ले चले जाती तो आज मैं यहाँ हरगिज न दिखाई देती। और शैला ने भीगे करुण स्वर में दिल दहलाने वाले जिस विभत्स सत्य का उद्घाटन किया, उसे सुनकर उसका रोम रोम स्वयं को धिक्कार उठा। टिकट चेकर ने शैला का केस रेलवे मजिस्ट्रेट के समक्ष विचारार्थ रख दिया था। वह आतंक और भय से मन ही मन कांप रही थी। सोच रही थी कि फेल होने पर अपनी माँ की जिस निर्मम पिटाई से खफा होकर वह विरोध स्वरूप घर से भागी थी, जरूर उसे वहीं वापस भेज दिया जाएगा। अब तो उसकी खैर नहीं। 4 लड़कियों के बोझ से त्रस्त माँ उसका भलाई घोट देगी। बाबूजी दारू पीकर उसे ही नहीं, उसकी खातिर माँ की भी पिटाई करेंगे। वह शौचालय जाने के बहाने महिला पुलिसकर्मी को चकमा देकर भाग ली थी। फिर आगे का घटनाक्रम, उफ, उसे सुनना भी एक असाध्य यंत्रणा थी। किस तरह वह गलत लोगों की सहानुभूति का शिकार होकर काम दिलाए जाने के प्रलोभन में दलालों के शिकंजे में फंस गई। ऐसी एक रात उसने अपने को फातिमा बाई के कोठे पर पाया। फातिमा बाई ने उसे खरीदा था। अपनी नादानी पर पश्चाताप करते हुए उसने चुपके से माँ बाबूजी को कई पत्र लिखे कि वे आकर पुलिस की सहायता से उसे इस नरक से मुक्ति कराए। लंबी प्रतीक्षा के बाद चंद लाइनें बाबूजी ने लिख कर भेजी थी कि तुम अब हमारे लिए मामा मामी के गांव के तालाब में नहाते हुए अचानक डूब कर मर गई हो। बड़ी मुश्किल से मैं पूछ पाई, और ये बच्चा जो सबके पहले वाले बनिए का है? उसके भीतर कुछ चटक रहा है। प्रश्नों के पहने तीर रोम रोम में बिंध रहे हैं। वह शैला को बचा सकती थी, उसे बहलाकर अपने विश्वास में ले सकती थी, सच्चाई उगलवा सकती थी उससे, उसके समाज भीरू माँ बाप को समझा बुझा सकती थी। डिब्बे में मौजूद औरतों की बनिस्बत वह निश्चय ही सुशिक्षित, संवेदनशील और जागरूक विचारों वाली थी। लेकिन
आहट पर नजर उठी तो पर्दा सरकाकर फातिमा बाई को प्रवेश करते देख वह अपने भीतर चौंक पड़ी। वह तो बैठी है, फिर कमरे में कैसे प्रवेश कर रही है? मित्रों, समाज के दोगले मापदंडों पर, दोगले विचारों पर आधारित यह कथा आपको कैसी लगी? कमेंट करके बताइएगा। अगर रिपोर्टर शैला को टिकट दिलवाकर अपने साथ ले जाती तो कैसा रहा होता? कृपया सोचकर कमेंट करके बताइएगा जरूर। मिलती हूँ दोबारा बढ़िया सी कहानी के साथ। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।